Hey YouTube, it's Enigma here. So this is our 24th session in Road to Cat RC Explain series. As usual, I will provide the PDF of the session in the comment section below, so you can try the RC yourself and then look at the solution for further understanding of the RC. So without wasting any time, let's hop right onto the RC. Meritocracy has become a leading social ideal. Politicians across the ideological spectrum continually return to the theme that the rewards of life, money, power, jobs, university admission, should be distributed according to the skills and effort. ऑथर यहाँ पर ये बोलता है कि मेरिटोक्रेसी दैट इज़ एक ऐसी सोसाइटी जो मेरिट के ऊपर बेस्ड है या जिसकी बेसिस या फिर फाउंडेशन मेरिट है, वो एक लीडिंग सोशल आइडियल बनती जा रही है. बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो रहते हैं अक्रॉस द आइडियोलॉजिकल स्पेक्ट्रम, वो मानते हैं कि जो रिवॉर्ड्स ऑफ लाइफ है, जैसे कि मनी, पावर, जॉब्स, यूनिवर्सिटी एडमिशन जो है, इनको प्रोवाइड करना चाहिए या फिर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द स्किल एंड एफर्ट. The most common metaphor is the even playing field, upon which players can rise to the position that fits their merit. Conceptually and morally, meritocracy is presented as the opposite of systems such as hereditary aristocracy, in which one social position is determined by the lottery of birth. ऑथर ये बोलता है कि सबसे कॉमन मेटाफर इसके लिए इस्तेमाल मेरिटोक्रेसी के लिए बोला जाता है कि इवन प्लेइंग फील्ड, जहाँ पर हर एक पर्सन जो है वो अपनी मेरिट के बेसिस के ऊपर राइज करता है. कंसेप्चुअली अगर देखा जाए तो मेरिटोक्रेसी जो है वो कंप्लीट अपोजिट है किसके, हेरिडिटरी एरिस्टोक्रेसी के अंदर, जहाँ पर एक जिस इन्वायरमेंट के अंदर आप बॉर्न हो रहे हो या फिर एक लॉटरी ऑफ बर्थ, अगर आप एक बहुत वेल्दी सोसाइटी के अंदर पैदा हो गए दैन इट वुड बी प्रीटी गुड, और अगर नहीं हुआ तो आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे. उसके कंट्रास्ट अपोजिट है, मतलब यू कैन से स्टार्कली अपोजिट है मेरिटोक्रेसी. Under meritocracy, wealth and advantage are merit's rightful compensation, not the fortuitous windfall of external events. ऑथर बोलता है कि अगर हम बात करते हैं मेरिटोक्रेसी के अंदर, तो मेरिटोक्रेसी के अंदर वेल्थ हो गई और जो भी एडवांटेजेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं मेरिटोक्रेसी के अंदर, वो जस्टिफाइड है, वो राइटफुल कंपेंसेशन है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है उन लोगों के लिए, उस चीज़ के लिए आपने बहुत ज़्यादा मेरिट वर्क करा है. दैट्स वाई दे आर राइटफुल कंपेंसेशन. और ये फोर्टुइटस विंडफॉल ऑफ एक्सटर्नल इवेंट्स का रिजल्ट नहीं है, मतलब ये लक के कारण आपको नहीं मिला है, ये आपने मेहनत करी है, यू हैव अर्न दैट मेरिट, दैट्स वाई यू हैव ऑल दीज एडवांटेजेस. ये ऑथर का फर्स्ट पैराग्राफ का टेक है. मोस्ट पीपल डोंट थिंक दैट द वर्ल्ड शुड रन मेरिटोक्रेटिकली, दे थिंक इट इज़ मेरिटोक्रेटिक. The UK, 84% of the respondent to a 2009 survey stated that hard work is essential or very important for getting ahead. And in the US, 69% of American believes people are rewarded for intelligence and skill. Respondents in both countries believe that external factors such as luck are much less important. While these ideas are most pronounced in these two countries, they are popular across the globe. Author बोलता है कि most people केवल इसी चीज़ को नहीं सोचते कि वर्ल्ड को जो है वो मेरिटोक्रेटिकली रन करना चाहिए. उनका मानना है कि वर्ल्ड एक्चुअली में मेरिटोक्रेटिक है. दैट्स व्हाट दे थिंक. उसका एग्जांपल के लिए ऑथर यूके एंड यूएस का एग्जांपल लेता है, जिसमें मोस्ट लोगों का मानना ये रहता है कि इट इज़ ड्यू टू द स्किल एंड द मेरिट इटसेल्फ, जिसके कारण सक्सेस मिलती है, एंड नॉट ड्यू टू लक. ये उनका मानना है. ऑथर ये बोलता है कि ये जो दो, लाइक ऑल्दो इन दो कंट्रीज़ का एग्जांपल लिया मैंने, ये सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है इन दो कंट्रीज़ के अंदर देखा जाता है, सबसे ज़्यादा प्रोनाउंस ये आइडिया इन दो कंट्रीज़ के अंदर है, बट अक्रॉस द ग्लोब भी ये आइडिया बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. Although widely held, the belief that merit rather than luck determines success or failure in the world is demonstrably false. This is not least because of the merit itself is in large part the result of luck. Talent and the capacity for determined effort, sometimes called grit, depend a great deal on one's genetic endowments and upbringing. Author बोलता है ये जो आपका belief है कि merit actually transforms it to success या फिर merit solely responsible है success के लिए, this is wrong. author के हिसाब से ये बहुत गलत है. author के हिसाब से luck का एक बहुत important factor है. ऑथर बोलता है कि एक्चुअली मेरिट इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ लक. अगर आप मेरिट बोलते हो तो मेरिट जो है वो एक लक का पार्ट है, और इसी के कारण अगर आप ये बोल रहे हो कि मेरिट जो है वो सक्सेस के अंदर ट्रांसफॉर्म कर रहा है, सो यू हैव टू ऑल्सो कंसिडर कि मेरिट इज़ अ पार्ट ऑफ लक एज वेल. ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है. दिस इज डेमोन्स्ट्रेबली फॉल्स, क्योंकि ऑथर बोलता है कि जो डिटरमाइंड एफर्ट करने की जो एक बंदे की कैपेसिटी रहती है कि वो कितनी मेहनत कर रहा है, और द वेरी रेजिलियंट नेचर दैट इज शोइंग, जिसको ऑथर ग्रिड बोलता है, ये डिपेंड करता है एक की अपब्रिंगिंग के ऊपर, कैसे उसकी अपब्रिंगिंग हुई है. तो इसमें भी लक का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्वॉल्व रहता है. दिस इज टू से नथिंग of the fortuitous circumstances that figure into every success story. In his book Success and Luck, the US economist Robert Frank recounts for long shots and coincidences that led to Bill Gates' stellar rise as Microsoft founder. Luck intervenes by granting people merit and again by furnishing circumstances in which merit can translate into success. This is not to deny the industry and talent of successful people. However, it does demonstrate that the link between merit and outcome is tenuous and indirect at best.
ऑथर ये बोलता है कि जब भी आप एक सक्सेसफुल स्टोरी के बारे में पढ़ते हो कि कैसे एक बिजनेस या फिर एक एम्पायर जो है वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया, आप कभी भी उसके 4 to 8 सर्कमस्टांसेस यानी जो लक बेस्ड फैक्टर रहता है उसको कभी आप कंसिडर ही नहीं करते। ऑथर इसको इलस्ट्रेट करने के लिए एक एग्जाम्पल देता है जो ही गोज विद द यूएस इकोनॉमिस्ट जो है रॉबर्ट फ्रैंक, उसने अपनी किताब लिखी सक्सेस इन लक। उसमें वो याद करता है कि जो बिल गेट का जो राइज था एज अ माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर, उसमें लक का कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्वॉल्व था। फिर ऑथर लक की फंक्शनिंग बताता है कि लक जो है वो इंटरवीन करता है बाय ग्रांटिंग पीपल मेरिट। लक जो है वो पीपल को मेरिट देता है, और क्योंकि उनके पास मेरिट आ जाता है तो मेरिट फिर ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट करता है जिसके कारण उनका मेरिट जो है वो सक्सेस को क्रिएट कर सके। तो डेफिनेटली लक का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये ऑथर का मानना है। ऑथर फिर ये भी बोलता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम टैलेंटेड लोगों ने जो सक्सेस अपना अचीव करी है उसको बस एक पूरा लक के बेस के ऊपर यू कैन से पैरामीटर दे दे। बट ऑथर एक चीज़ पर इससे हमको ये चीज़ समझ में आती है, हाउएवर इट डज डेमोन्स्ट्रेट कि जो लिंक है मेरिट के बीच में एंड सक्सेस के बीच में, ये जो लिंक है ना ये डायरेक्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट है। एज यहाँ पर से लक एक जो है वो लक के अंदर जो है वो मेरिट आता है और मेरिट से फिर सक्सेस ट्रांसफॉर्म होता है। तो ये पहले तो ऑथर बोलता है कि दिस इज टेनुअस, बहुत ही वीक लिंक है, और इनडायरेक्टेड बेस्ट जो मेरिट के बीच और सक्सेस के बीच में लिंक है ये डायरेक्ट नहीं है और ये टेनुअस है, बहुत ही वीक लिंक है। तो लक का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। According to Frank, this is especially true when the success in question is great and where the context in which it is achieved is competitive. Many have merit, but few succeed. What separate the two is luck. Author बोलता है कि और ये चीज़ ना कि मेरिट और सक्सेस के बीच में लिंक जो है वो बहुत वीक है। ये स्पेसिफिकली उस जगह पर सबसे ज़्यादा ट्रू है जहाँ पर सक्सेस बहुत बड़ी होती है। अगर सक्सेस बहुत ग्रैंड है तो दिस इज़ एग्जैक्टली ट्रू, और स्पेसिफिकली कैसे इन्वायरमेंट के अंदर जो कि कॉम्पिटिटिव है तो डेफिनेटली आपके अंदर जो एक रीज़न से आप जो शाइन करोगे ना, दैट इज़ द पैरामीटर ऑफ लक इटसेल्फ। आप लक के कारण शाइन हुए हो। और ऑथर फिर हमारे पास लास्ट में कंक्लूड भी करता है, यू कैन से बहुत ज़्यादा लोग जो है वो बेसिकली मेरिट होता है, बट कुछ ही लोग सक्सीड कर पाते हैं क्योंकि उनके अंदर दोनों को जो सेपरेट करता है, एक पर्सन जिसको सक्सीड करता है और जिसको सक्सीड नहीं करता, दैट इज़ द पैरामीटर ऑफ लक इटसेल्फ। In addition to being false, a growing body of research suggests that believing in meritocracy makes people more selfish, less self-critical, and even more prone to acting in discriminatory way. Meritocracy is not only wrong, it's bad. अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑथर बोलता है कि ये जो बिलीफ है मेरिटोक्रेसी के अंदर, पहली बात तो ये बिल्कुल गलत है, और दूसरी चीज़ एक बॉडी ऑफ रिसर्च ये बात में सजेस्ट करती है कि अगर जो लोग केवल बिलीव करते हैं मेरिटोक्रेसी के अंदर तो वो पीपल ज़्यादा सेल्फिश होंगे और वो लेस सेल्फ क्रिटिकल होंगे, अपने आप को लेस क्रिटिसाइज करेंगे, और ये लोग ज़्यादा प्रोन रहते हैं डिस्क्रिमिनेटरी वेज के अंदर एक्ट करने के लिए, मतलब ये दूसरों की तरफ डिस्क्रिमिनेशन शो करेंगे, विच इज़ अ शार्प कंट्राडिक्शन बिकॉज मेरिटोक्रेसी ये मानती है कि सब कुछ मेरिट के बेसिस के ऊपर है। तो वहाँ पर कोई भी बायस नहीं होना चाहिए, आप किसी भी तरह से यू कैन से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए बिकॉज इट्स लाइक सब कुछ मेरिट के बेसिस के ऊपर है। बट यहाँ पर ये देखा जाता है कि ऐसे लोग जो बिलीव करते हैं मेरिटोक्रेसी के अंदर, दे आर एक्चुअली डिस्क्रिमिनेटिंग, वो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। सो यहाँ पर एक बहुत शार्प कंट्रडिक्शन ऑथर इंट्रोड्यूस कर रहा है। द अल्टीमेटम गेम इज एन एक्सपेरिमेंट कॉमन इन साइकोलॉजिकल लैब्स इन विच वन प्लेयर इज गिवन अ सम ऑफ मनी एंड टोल्ड टू प्रपोज अ डिविजन. One variation shows that believing one is more skilled leads to more selfish behavior. In research at Beijing Normal University, participants who were led to believe that they had one claimed more for themselves. Other students confirmed this finding. The economist Aldo, I will just call it AR, you can say name important नहीं है, AR and AV found the subjects who engaged in a game of skill were less likely to support the redistribution of prizes than those who engaged in game of chance. तो अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर आ जाता है। ऑथर बोलता है कि हमारे पास एक गेम होता है, कैन से अल्टीमेटम गेम नाम का एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है, जिसमें क्या होता है कि दो लोग रहते हैं, एक पर्सन को मनी दी जाती है और उसको बोला जाता है कि आप डिस्ट्रीब्यूट करो सामने वाले पर्सन के बीच में और अपने वाले पर्सन के बीच में। होता क्या है कि इस वेरिएशन, एक गेम जो होता है इसके अंदर एक वेरिएशन होता है जिसमें वो बोलते हैं कि आपको पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं बेस्ड ऑन द स्किल। तो यहाँ पर मैं इसको एग्जांपल समझाता हूँ। लेट्स से देयर इज वन पर्सन इन ए पर्सन और बी पर्सन। ए पर्सन जो है वो एक पर्सन है जिसके 100 रुपये दिए गए हैं और उसको बोला डिस्ट्रीब्यूट करो। सो लेट्स से उसने 60 and 40 का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अगर ये 60-40 का डिस्ट्रीब्यूशन बाय लक हुआ है तो अगर इनको बोला कि आप रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकोगे क्या, तो वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर एक पर्सन ए है एक पर्सन बी है, ए ने अपने आप को 60 रुपये दिए, बी को 40 रुपये दिए, और इनको बोला कि अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है अगर इनको बिलीव करवा दिया गया कि ये उनके स्किल के बेसिस के ऊपर है, कि स्किल उनके जो उनके अंदर स्किल है उसके बेसिस के ऊपर इनको पैसे प्रोवाइड करे गए, और उसके बाद अगर देखा जाए कि क्या है रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये नहीं करेंगे। इसका मतलब सिंपली है कि अगर उनको ये बिलीव करवा दिया जाए कि उनके स्किल के बेसिस के ऊपर पैसे का रीडिस्ट्रीब्यूशन करा गया है तो दे आर मच मोर लाइकली टू बिलीव इन सेल्फ सर्विसिंग मैनर, वो यू कैन से जनरॉसिटी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि ऑथर यहाँ पर मेंशन करता है। जस्ट हैविंग द आइडिया ऑफ स्किल इन माइंड मेक्स पीपल मोर टॉलरेंट ऑफ
unequal outcomes and effect of more pronounced among the winners. जस्ट बिकॉज आपने जैसे ही उनके माइंड में आपने स्किल का आइडिया डाल दिया कि उनकी स्किल के बेसिस के ऊपर इतना आपको पैसा मिला है, तो अनइक्वल आउटकम्स के लिए वो बहुत टॉलरेंट हो जाएंगे. फिर उनको कोई दिक्कत नहीं होगी कि मेरे पास ज़्यादा पैसा भी आ रहा है, दूसरे पास के कम आ रहा है, क्योंकि उनका मानना ये रहता है कि ये मेरी मेरिट के कारण है, मेरी स्किल के कारण है, इसलिए मुझे अनइक्वल पैसा मिल रहा है. एंड इट इज़ राइट, इट्स totally justified. By contrast, research on gratitude indicates that remembering the role of luck increases generosity, with subjects being more likely to give to charity when asked to recall external factors that contributed to their success. Author ये बोलता है कि जब हम रिसर्च करते हैं जनरॉसिटी के बीच में, तो हम ये ऐसा देखते हैं, ऐसे लोग जो लक में बिलीव करते हैं, द पीपल हु यूज टू बिलीव इन लक, कि लक के कारण उनकी सक्सेस हुई है, तो ये लोग जो हैं, जब उनको बोला जाता है कि क्या आप बता सकते हो कि ऐसे कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स है जिसके कारण आप सक्सेस हुए, तो ये लोग चैरिटी के लिए ज़्यादा पैसे डोनेट करेंगे, और दे विल मच मोर लाइकली टू इंक्लाइन टू चैरिटी एज कम्पेयर टू दोज पीपल जो बस बोलते हैं कि नहीं, केवल मेरी हार्डवर्क और मेरी सक्सेस के कारण मैं जीता. सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. अल्टीमेटम गेम का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है. Perhaps more disturbing, simply holding meritocracy as a value seems to promote discriminatory behavior. The management scholar Emilio Castilla and the sociologist Stephen Bernard studied attempts to implement meritocratic practices. They found that in companies that explicitly held meritocracy as a core value, managers assigned greater rewards to male employees over female employees with identical performance evaluation. This paradox of meritocracy occurs because explicitly adopting the values convinces people of their own moral benefit, satisfied that they are just, they become less inclined to examine their own behavior for signs of prejudice. Now what do we get by this whole paragraph? Author ये बोलता है कि अगर इससे भी ज़्यादा जो परेशानी वाली बात है, हमने जो पहले लेके अल्टीमेटम गेम के अंदर क्या हमने पढ़ा कि लोग जो है वो ज़्यादा सेल्फिश बन जाते हैं, स्पेसिफिकली जब उनका स्किल पैरामीटर अटैच कर देते हैं. ऑथर बोलता है कि इससे भी सबसे डिस्टर्बिंग चीज़ ये है, जब आप मेरिटोक्रेसी को एक वैल्यू बनाते हो तो उसके कारण आप डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर जो है वो शो करोगे. कैसे, उसको इलस्ट्रेट करने के लिए ऑथर ने एमिलो कास्टिला और स्टीफन बेनार्ड की एक स्टडी का यूज़ करा. इन दोनों प्रैक्टिसर्स ने क्या करा कि इन्होंने ऐसी कंपनी शो करी जो कि मेरिटोक्रेसिक वैल्यू को होल्ड करती है, एज अ कोर वैल्यू वो मेरिटोक्रेसी को होल्ड करते हैं, और उनको बोला कि आप एक काम करो, एम्प्लॉय को रिवॉर्ड दो बेस्ड ऑन उनकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर, इजंट इट. तो उन्होंने ये देखा कि मेल्स एंड फीमेल ऑल्दो वो सेम परफॉर्मेंस प्रोड्यूस कर रहे थे या फिर उनकी वैल्यू ऑफ परफॉर्मेंस सेम थी, जो मैनेजर्स थे उन पोजीशन के ऊपर उन्होंने मेल्स को ज़्यादा प्रेफर करा या फिर मेल्स को ज़्यादा पैसे प्रोवाइड करे या फिर वैल्यू प्रोवाइड करी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ फीमेल. तो यहाँ पर ऑथर इंट्रोड्यूस करता है एक वर्ड, दैट इज पैराडॉक्स ऑफ मेरिटोक्रेसी. कैसे, वाई दिस ऑपरेट्स, ये इसलिए होता है क्योंकि आप अपने आप को कन्विंस कर लेते हो कि आप जो है वो एक मेरिटफुल पर्सन हो, जस्ट बिकॉज कि आपने अपने आप को कन्विंस कर लिया कि मैं एक मेरिटफुल पर्सन, मैं एक मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर बिलोंग करता हूँ और मैं मेरिट के ऊपर बेस्ड हूँ. तो कभी भी आप खुद के एक्शन को जज ही नहीं करते, आप कभी भी खुद को क्रिटिसाइज ही नहीं करते. आपको लगता है कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो सही है, बिकॉज यू डोंट जज योर सेल्फ, बिकॉज यू बिलीव कि मैं एक मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर बिलोंग करता हूँ. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वेल. मेरिटोक्रेसी इज फॉल्स एंड नॉट वेरी सैल्यूटरी बिलीफ. एज विद एनी आइडियोलॉजी, पार्ट ऑफ इट्स ड्रॉ इज दैट इट जस्टिफाइज द स्टेटस को, वेयर सक्सेस इज डिटरमाइंड बाय मेरिट. ईच विन कैन बी viewed as a reflection of one's own virtue. It licenses the rich and powerful to view themselves as productive geniuses. By the same token, worldly failures become signs of personal defects, providing a reason why those at the bottom of the social hierarchy deserve to remain there. ऑथर ये बोलता है कि मेरिटोक्रेसी ये जो बिलीफ है ये फॉल्स है, ये एक बहुत ही ज़्यादा सैल्यूटरी बिलीफ नहीं है. कैसे, कोई भी आइडियोलॉजी के हिसाब से सबसे इस आइडियोलॉजी का सबसे बड़ा जो अट्रैक्शन है वो ये है, द ड्रॉ, पार्ट ऑफ इट्स ड्रॉ, विच मीन्स सबसे बड़ा जो अट्रैक्शन है इस आइडियोलॉजी का वो ये है कि जो स्टेटस को है या फिर जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पीपल है उनके स्टेटस को ये फर्दर ऑगमेंट करता है. कैसे, एक पर्सन अगर एक मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, जैसे करोड़पति है, तो हम उसको वो अपने आप को बोलेगा कि ये मेरी हार्डवर्क के कारण है, तो वो उनके स्टेटस को क्या करता है, फर्दर ऑगमेंट करता है. ऑथर ये बोलता है कि ऐसी सोसाइटी जहाँ पर सक्सेस केवल मेरिट के कारण डिटरमाइन होती है और जहाँ पर हर एक विन को व्यू करा जा सकता है कि वो खुद के वर्चू, मेरी खुद की मेहनत के कारण जो है, मेरे एबिलिटी है, स्किल है, उसके कारण ऐसा कुछ प्रोवाइड है. तो उसके कारण क्या होता है, रिच एंड पावरफुल पीपल जो हैं वो अपने आप को देखते हैं एज प्रोडक्टिव जीनियसेस, बिकॉज ड्यू टू माई एफर्ट्स में सक्सीड करा गया हूँ. और उसी टोकन के हिसाब से, मतलब अगर उसी वर्ल्ड व्यू के हिसाब से अगर देखा जाए तो वर्ल्डली फेलियर, ऐसे लोग जो बेसिकली फेल करते हैं इस वर्ल्ड के अंदर, ये साइन बन जाते हैं पर्सनल डिफेक्ट्स के अंदर कि इनकी अंदर कुछ दिक्कत थी, इनके अंदर कुछ प्रॉब्लम थी, इसके कारण जो है वो ऐसा ये शो कर रहे हैं. तो ये ऑथर का बेसिकली अपन कह सकते हैं वर्ल्ड व्यू है.
This is why debates over who is self-made get so hot-tempered. To acknowledge the influence of external factors seems to downplay individual merit. और ऑथर इसलिए बोलता है कि इसीलिए जो डिबेट है ना कि कौन सेल्फ मेड है ये इतनी ज़्यादा हॉट टेम्पर्ड बन जाती है, क्योंकि अगर आप ये एक्नॉलेज करो कि आपकी सक्सेस के अंदर हार्डवर्क तो इंपॉर्टेंट था ही बट शायद लक का भी इंपॉर्टेंट फैक्टर था, तो आप अपनी मेरिट को डाउन प्ले कर रहे हो। आप ये बोल रहे हो कि आपका अंदर मेहनत का इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लक का इंपॉर्टेंट फैक्टर था। डिस्पाइट द मॉरल assurance and flattery that meritocracy offers, it ought to be abandoned both as a belief about how the world works and as a general social ideal. And then author goes on to say कि although आप जो moral assurance and flattery एक meritocracy ऑफर करती है इसको abandon करना चाहिए both as a belief कि कैसे वर्ल्ड जो है वर्क करता है। आपको ये नई चीज़ नहीं सोचनी चाहिए कि वर्ल्ड जो है वो मेरिटोक्रेटिकली बिलीव करता है, और आपको स्ट्राइव भी नहीं करना चाहिए एक ऐसी सोसाइटी के लिए जो मेरिटोक्रेटिक हो, बिकॉज उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है दे आर क्वाइट अपोजिट। ये ऑथर का मेन मानना था। सो लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस। द ऑथर इंट्रोड्यूसेस द अल्टीमेटम गेम एंड द पैराडॉक्स ऑफ मेरिटोक्रेसी प्राइमरली टू। ऑथर जो है वो अल्टीमेटम गेम और पैराडॉक्स ऑफ मेरिटोक्रेसी को क्यों इस्तेमाल करता है, प्राइमरली क्यों रीज़न है कि उसने इसका इस्तेमाल करा है। लेट्स जस्ट गो बैक एक पैराग्राफ पहले। ऑथर जो है इसके पहले हमको बताता है कि रिसर्च हमको ये सजेस्ट करती है, इफ़ यू लुक इट हियर रिसर्च सजेस्ट, लेट मी जस्ट इरेज तो नहीं करूँगा मैं क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑथर बोलता है कि जो रिसर्च है ना, रिसर्च ये बताती है कि अगर आप मेरिटोक्रेसी के अंदर बिलीव करते हो तो आप ज़्यादा सेल्फिश बनोगे और लेस सेल्फ क्रिटिकल बन जाओगे, और आप ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी वेज के अंदर एक्ट करोगे। उसी को इलस्ट्रेट करने के लिए ऑथर ने अल्टीमेटम गेम का एग्जांपल दिया है, जो कि ये बताता है कि यू आर मोर लाइकली टू बी फॉर यू कैन से इंक्लाइन टुवर्ड सेल्फिश बिहेवियर इफ़ यू आर बिलीविंग इन मेरिटोक्रेसी। एंड देन इट ऑल्सो गोज टू एक्सप्लेन द पैराडॉक्स ऑफ मेरिटोक्रेसी से, और डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर जो रहता है कि यू आर मच मोर लाइकली टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट अदर्स एंड स्पेसिफिकली बी लेस क्रिटिकल ऑफ योर सेल्फ। दैट इज़ दी सोल रीज़न कि ऑथर ने ये जो दो कॉन्सिक्वेंस है मेरिटोक्रेसी के, दैट इज़ मोर सेल्फिश बिहेवियर एंड एक्टिंग इन डिस्क्रिमिनेटरी वे, उन कॉन्सिक्वेंसेज को एक्सप्लेन करने के लिए इन दोनों एग्जाम्पल का इस्तेमाल करा है। सो लेट्स चेक दी ऑप्शन ए बी सी एंड डी। आर्ग्यू दैट द बिलीफ इन मेरिटोक्रेसी फोस्टर्स टेंडेंसी टुवर्ड्स सेल्फ सर्विसिंग बिहेवियर, दैट इज सेल्फिश बिहेवियर, एंड री इन्फोर्सिंग एग्जिस्टिंग बायसेस, दैट इज डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर। तो दोनों फैक्टर को कहीं ना कहीं यू कैन से ऑथर ने इस ऑप्शन के अंदर इंक्लूड कर दिया। मतलब ये ऑप्शन दोनों जो ऑथर के पॉइंट्स उनको इंक्लूड कर रहा है, हेंस ए शुड बी द आंसर। लेट्स लुक एट बी सी एंड डी। डेमोन्स्ट्रेट दैट पीपल्स बिलीव अबाउट फेयरनेस एंड देयर एक्चुअल बिहेवियर आर ऑफन इनकंसिस्टेंट। नाउ दिस इज ट्रू, और एक ब्रॉड ऑप्शन है देखा जाए तो ये बोलता है कि लोगों के एक्चुअल जो बिलीफ रहते हैं फेयरनेस, लोग जो सोचते हैं फेयरनेस के बारे में और जो उनके एक्चुअल बिहेवियर रहता है, फिर एक्चुअल एक्शन रहता है, वो इनकंसिस्टेंट है। बट पॉइंट इज दिस, ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, ये नैरोली हमको पॉइंट नहीं करा, हमको स्पेसिफिक एग्जांपल के लिए ऑथर ने अल्टीमेटम गेम एंड पैराडॉक्स ऑफ मेरिटोक्रेसी का इस्तेमाल करा गया है, क्योंकि वो स्पेसिफिक कॉन्सिक्वेंसेज को पॉइंट आउट कर रहा है। दिस इज अ टू ब्रॉड ऑप्शन, हेंस बी गोज आउट, क्योंकि हमारे पास ए स्पेसिफिकली पिन पॉइंट कर रहा है उन दो कॉन्सिक्वेंसेज को। सी ऑप्शन, प्रोवाइड एम्पेरिकल एविडेंस दैट द वेरी परस्यूट ऑफ मेरिटोक्रेसी कैन इनएडवर्टेंटली लीड टू मोर इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। नाउ ये बात तो बता देता है कि ऑथर ने एविडेंस के लिए इस्तेमाल करा है, एविडेंस दे रहा है कि जो अगर आप मेरिटोक्रेसी को परस्यू कर रहे हो तो ये ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी प्रोड्यूस कर सकता है। बट यहाँ पर आप सेल्फिश बिहेवियर का एंगल को टारगेट ही नहीं कर रहे। वेयर इज द सेल्फिश बिहेवियर? सेल्फिश बिहेवियर को आप बिल्कुल भूल गए, आप बस डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर फोकस कर रहे हो, इनइक्वालिटी के ऊपर फोकस कर रहे हो। तो आपने जो मैनेजमेंट का एग्जाम्पल है इसको इंक्लूड कर लिया, बट यू फॉरगॉट अबाउट दी सेल्फिश बिहेवियर एज वेल। तो सी इज रॉन्ग, ये सबसे डेंजरस ऑप्शन था, बिकॉज दिस यू कैन से पार्शियली करेक्ट ऑप्शन था ये, तो हैंस सी गोज आउट। डी ऑप्शन, चैलेंज द नोशन दैट मेरिटोक्रेसी इज अ सोशल आइडियल रिवीलिंग इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन टू इनहेरेंटली फ्लॉड एंड काउंटर प्रोडक्टिव। नाउ ये भी यू कैन से दिस इज अ जिस्ट ऑफ द होल पैसेज कि जो मेरिटोक्रेसी है वो you can say it is practical application of meritocracy are inherently flawed and counterproductive. Although this is the, अगर मैं बोलूँगा पूरी समरी जो होगी पैसेज की वो शायद ये होगी, बट दिस इज़ नॉट द रीज़न कि ऑथर ने अल्टीमेटम गेम और पैराडॉक्स ऑफ मेरिटोक्रेसी को इस्तेमाल करा गया है। ऑथर ने अल्टीमेटम गेम एंड पैराडॉक्स ऑफ मेरिटोक्रेसी का इसलिए इस्तेमाल करा गया है बिकॉज जो दो कॉन्सिक्वेंसेज हैं मेरिटोक्रेसी के, दैट इज़ यू ग्रो मोर सेल्फिश एंड यू आर मोर प्रोन टू डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर, उनको बताने के लिए, उन कॉन्सिक्वेंसेज को इलॉबरेट करने के लिए ऑथर ने इन दोनों पॉइंट्स का इस्तेमाल करा गया है। हेंस ए इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। लेट्स लुक एट द क्वेश्चन नंबर सेकंड। अकॉर्डिंग टू द पैसेज द कोर पॉलिसी ऑफ मेरिटोक्रेसी इज इट्स फेलियर्स टू अकाउंट फॉर। क्या यू कैन से मेरिटोक्रेसी अकाउंट नहीं करती, उसके कारण मेरिटोक्रेसी जो है फेल करती है। वी हैव लुक्ड एट दिस एंड दैट इज द लक पैरामीटर। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरिट जो है वो केवल सक्सेस प्रोवाइड करता है, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज ये मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी बिलीव करती है
ये मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी का बिलीफ है कि सक्सेस लीड्स टू मेरिट इज़ द ओनली रीज़न जिसके कारण सक्सेस होता है, बट रियलिटी जो है वो ये है, इट डजेंट इनकॉर्पोरेट द फैक्टर ऑफ लक। लक जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, दैट इज़ द ऑप्शन दैट वी हैव टू चूज, जहाँ पे लक का मेंशन है। द डिस्प्रोपोर्शनेट इन्फ्लुएंस ऑफ वेल्थ एंड सोशल कनेक्शन ऑन एन इंडिविजुअल्स ट्रेजेक्ट्री। हाँ, हो सकता है, हम ये बिल्कुल मान सकते हैं कि वेल्थ एंड सोशल कनेक्शन जो है एक इंडिविजुअल टेरिटरी के ऊपर क्या इंपॉर्टेंट रखती हैं, ये मेरिटोक्रेसी जो है वो इन्वॉल्व नहीं करती। बट सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा होता है? लक। लक पूरे पूरे पैराग्राफ के अंदर ऑथर लो लक के लिए एडवोकेट कर रहा है, तो ए गोज आउट। द फिजियोलॉजिकल टेंडेंसी ऑफ इंडिविजुअल टू ओवर एस्टिमेट देयर ओन कंट्रीब्यूशन टू सक्सेस, विच इज़ करेक्ट। बिल्कुल, लोग जो है वो कभी ना कहीं अपने ओवर यू कैन से सक्सेस की जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहती है उसको ओवर एस्टिमेट करते हैं, बट यहाँ पर लक का फैक्टर इन्वॉल्व ही नहीं है ना, हमको लक को मेंशन करना है पूरे पैराग्राफ के अंदर, यू कैन से पूरे आरसी के अंदर ऑथर ने लक के लिए एडवोकेट करा है, सो बी गोज आउट। सी ऑप्शन, द रोल ऑफ रैंडम चांस एंड एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस इन द क्रिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ मेरिट, एग्जैक्टली लक का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेरिटोक्रेसी सोसाइटी के अंदर। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स लुक एट डी, द सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन दैट प्रिवेंट्स इंडिविजुअल फ्रॉम बिंग रिवॉर्डेड फॉर द जेन्युइन मेरिट। यार सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट द थिंग जो कि वो उसको इंक्लूड नहीं करता, दिस इज रॉन्ग। ऐसा कहीं पर भी नहीं बोला है कि मेरिटोक्रेसी जो है वो सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन को अकाउंट नहीं करता, मतलब इन्वॉल्व नहीं करता। और दूसरी चीज़, अगर ये सही भी हुआ तो भी हमारा मेन आंसर नहीं है, बिकॉज द मेन पॉइंट इज लक इटसेल्फ। तो लक का ओनली जो पैरामीटर टारगेट हो रहा है वो सी ऑप्शन के अंदर है। Let's look at question number third. The author's reference to the Robert Frank's book Success and Luck and its example of Bill Gates' career serve as a powerful example of which logical device? किस लॉजिकल डिवाइस का एक्सप्लेनेशन होता है? सिंपल सी भाषा में अगर मैं ये बोलूँ कि ऑथर ने रॉबर्ट फ्रैंक की बुक का इस्तेमाल क्यों करा है, बिल गेट्स का एग्जाम्पल क्यों करा है? सो लेट्स चेक ए बी सी एंड डी। अ रेड हेरिंग डिजाइन टू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द मोर कॉम्प्लेक्स सोशियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स इन द आर्टिकल। यार मुझे एक बात बताओ, लेट्स गो बैक टू दी पैराग्राफ इटसेल्फ जहाँ पर वो इसका इस्तेमाल कर रहा है। इसके पहले है यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑथर एक ये मेंशन कर रहा है कि आप जब भी कुछ सक्सेस स्टोरी रहती है तो उसके अंदर हम लक का फैक्टर कंसिडर ही नहीं करते। और उस पॉइंट को इलैबोरेट करने के लिए, उस पॉइंट को स्ट्रेस करने के लिए ऑथर ने बिल गेट्स का एग्जांपल दिया है कि बिल गेट जो एक सक्सेसफुल माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर बना था, तो उसके अंदर लक के पैरामीटर को हम देखते ही नहीं है। तो लक के पैरामीटर को एम्फेसाइज करने के लिए ऑथर ने इस चीज़ का एग्जाम्पल दिया था, विच मीन्स टू एम्फेसाइज ऑन समथिंग। इट वॉज नॉट टू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम मोर कॉम्प्लेक्स सोशल आर्ग्यूमेंट्स इन द आर्टिकल। ये कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, इट इज एक्चुअली एम्फसाइजिंग ऑन व्हाट ऑथर इज सेइंग, तो डेफिनेटली ए गोज आउट। एन अपील टू अथॉरिटी लेवरेजिंग अ वेल नोन फिगर टू लर्न क्रेडिबिलिटी टू ऑथर्स क्लेम। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, जिसने भी इस क्वेश्चन को टिक करा है, ही डिड नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अपील टू अथॉरिटी। अपील टू अथॉरिटी का मतलब होता है अपील टू फेमस पर्सन। क्या ऑथर ने बिल गेट्स का एग्जाम्पल इसलिए लिया है क्योंकि वो फेमस था? क्या फेमस पर्सन का जो क्राइटेरिया है, क्या अगर फेमस होता तो वो किसी और पर्सन को भी ले सकता था? फेमस पर्सन, ऑथर का मेन आइडिया या फिर मेन फोकस जो है वो फेम पे नहीं है कि एक पर्सन फेमस है इसलिए उसका एग्जाम्पल लिया है। दैट इज ऑन टू द कैरियर ट्रेजेक्ट्री। उसका कैरियर ट्रेजेक्ट्री के ऊपर मेन फोकस है कि बिल गेट की सक्सेस जो है उस बिल गेट की सक्सेस के ऊपर लक का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि लोग कंसिडर नहीं करते। इसीलिए ऑथर ने उसका एग्जाम्पल लिया है, नॉट ड्यू टू इट्स फेम के कारण उसका एग्जाम्पल नहीं लिया। तो दिस इज रॉन्ग। अगर जिन लोगों ने इसको टिक करा है, they fail to understand the meaning of appeal to authority. Hence, B also goes wrong. 3 is straw man policy. A straw man representing a successful person's career to simplify a complex argument about luck. Now, what do we like? I will just illustrate to you. Straw man policy भी कहीं ना कहीं काम आएगी, तो इसको illustrate ही कर देते हैं। Straw man policy बोलती है कि there is दो लोग जो होते हैं A और B, अगर A कोई argument रख रहा है, let's say A का कोई argument है, तो B उस argument को deliberately misrepresent करेगा। बी उस आर्ग्यूमेंट को डेलिबरेटली मिसरिप्रेजेंट करेगा और उसको अटैक करेगा ताकि उसको अटैक करना इजी हो जाए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर ए बोलता है कि वी शुड रिड्यूस द प्लास्टिक्स, हमको प्लास्टिक यूज़ कम करना चाहिए, बी क्या करेगा, उस आर्ग्यूमेंट को डेलिबरेटली मिसरिप्रेजेंट करेगा ताकि वो उसको इजीली अटैक कर सके। बी बोलता है कि बैनिंग प्लास्टिक इज़ रॉन्ग, बैनिंग प्लास्टिक इज़ रॉन्ग। मुझे एक बात बताओ, क्या ए का आर्ग्यूमेंट था कि प्लास्टिक कम करना है? नहीं, ए का आर्गुमेंट था कि प्लास्टिक कम करना है। बी ने क्या करा, उसको डेलिबरेटली मिसरिप्रेजेंट कर दिया कि ए जो है वो एडवोकेट कर रहा है बैनिंग करने के लिए प्लास्टिक को बैन कर दो, और उसने बोला कि बैन करना प्लास्टिक को रॉन्ग है। तो ये यहाँ पर डेलिबरेट मिसरिप्रेजेंट करा है बी ने ए का आर्गुमेंट ताकि वो उसको ईजिली अटैक कर पाए। सो दिस इज स्ट्रॉ मैन पॉलिसी। अब ऑथर यहाँ पर क्या बोलता है, लेट्स लुक एट द ऑप्शन।
A straw man misrepresenting a successful person's career to simplify a complex argument about luck. क्या ऑथर यहाँ पर यू कैन से इंटेंशनली मिसरिप्रेजेंट करना चाहता है क्या बिल गेट के करियर को, ताकि वो लक का अपना आर्गुमेंट प्रूव कर पाए या फिर लक का अपना आर्गुमेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट रख पाए? बिल्कुल भी नहीं. ही इज नॉट ट्राइंग टू मिसरिप्रेजेंट एनीथिंग. तो सी ऑल्सो गोज आउट. द ओनली ऑप्शन दैट्स लेफ्ट इज डी. लेट्स चेक डी. एन एनेक्डोटिकल इलस्ट्रेशन यूज टू सब्सटैंशिएट अ कोर टेनेट ऑफ द ऑथर्स आर्गुमेंट. बिल्कुल सही. ऑथर जो है वो सब्सटैंशिएट करना चाहता है, प्रूफ देना चाहता है अपने कोर आर्गुमेंट का. अपना कोर आर्गुमेंट के लिए, प्रूफ के लिए वो एग्जाम्पल दे रहा है किसका? बिल गेट का. तो डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. सो आई होप दूसरे ऑप्शंस क्यों गलत है समझ में आ गया होगा. क्वेश्चन नंबर 4. बेस्ड ऑन द ऑथर्स आर्गुमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल वुड बी लीस्ट लाइकली टू सब्सक्राइब टू बिलीफ इन मेरिटोक्रेसी. तो इन 4 ऑप्शन होंगे, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, कौन सा ऐसा पर्सन होगा जो सबसे लीस्ट लाइकली है, मतलब वो मेरिटोक्रेसी के अंदर बिलीव नहीं करेगा. दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू चूज. पहला ऑप्शन, अ फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट हु ओवरकेम सिग्निफिकेंट कल्चरल एंड फाइनेंशियल बैरियर टू ओवरकम अ सक्सेसफुल और टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. अब यार मेरी बात सुनो. एक पर्सन भले से फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट क्यों ना हो, उसने ओवरकम क्यों ना करो, ऑथर ने कहीं ना कहीं एडवोकेट करा है थ्रू आउट द पैसेज कि लोग जो है वो अपनी सक्सेस को ओवर एस्टिमेट कर देते हैं एंड दे डू नॉट कंसिडर द वैल्यू ऑफ लक, और वो लक को कहीं ना कहीं इंक्लूड नहीं करते. तो ऑल्दो फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट क्यों नहीं है, उसने सिग्निफिकेंट कल्चरल शिफ्ट भी देखा है, बट उसको तो भी लगेगा कि ये मेरी मेहनत के कारण हुआ है. सो दिस इज डेफिनेटली नॉट द आंसर. बी, अ सक्सेसफुल इंडिविजुअल फ्रॉम अ प्रिविलेज बैकग्राउंड हु क्रेडिट्स देयर हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन फॉर देयर अचीवमेंट्स. तो ये तो एक केवल मेरिटोक्रेटिक पर्सन है. दिस इज इजीली गोज आउट. ये तो डेफिनेटली मेरिट के अंदर बिलीव करेगा, मेरिटोक्रेसी के अंदर बिलीव करेगा. A social scientist who studies the impact of inherited wealth on intergenerational economic mobility. Exactly. एक सोशल साइंटिस्ट जिसने इम्पैक्ट ऑफ इनहेरिटेड वेल्थ भी देखा है और उसने दूसरे पैरामीटर्स को भी देखे हैं, तो ही वुड बी कंप्लीटली अवेयर कि वेल्थ एक मेरिटोक्रेसी सोसाइटी के अंदर पिटफॉल्स क्या क्या हैं और क्या, मतलब यू कैन से उसने सारी चीज़ों को देखा हुआ है. वाई? बिकॉज ही इज अ सोशल साइंटिस्ट. उसने इम्पैक्ट देखा है इनहेरिटेड वेल्थ का, तो ही वुड बी ऑब्वियसली अवेयर ऑफ मेरिटोक्रेसी इम्पैक्ट जो है वो इक्वल नहीं है. दैट्स वाई सी शुड बी द आंसर. लेट्स लुक फॉर डी. An unsuccessful job applicant who believes that they were passed over due to lack of effort and skill. So this is also wrong because author बोलता है कि एक सोसाइटी के अंदर, if we go back to the last paragraph itself, यहाँ पे देखना, I would just clear it. ये रहा. It licenses the rich and powerful to view themselves as productive geniuses. By the same token, worldly failures become signs of personal defect, providing a reason they are at the bottom of the social hierarchy deserve to remain there. तो एक जो बेसिकली पुअर पर्सन है या फिर एक ऐसा पर्सन जो कि अनसक्सेसफुल जॉब एप्लीकेंट है, उसको लगेगा कि मेरी गलती के कारण है, मैं स्किलफुल नहीं हूँ, दैट्स वाई ऐसा सब कुछ हो रहा है. तो ये भी मेरिटोक्रेसी में बिलीव डेफिनेटली रखेगा. सो द ओनली ऑप्शन विच डू नॉट, एक ऐसा पर्सन जो लीस्ट लाइकली है मेरिटोक्रेसी में बिलीव करने वाला, वो सी है, दैट सोशल साइंटिस्ट है. सो 4 इज ऑल्सो डन. Let's look at the last question itself. The author would most likely agree with which of the following statements? Author कौन से statements से agree करेगा? An equitable society would aim to eliminate luck and chance to ensure that all success is based purely on merit. बिल्कुल गलत. ये अगर आप ये बोल दोगे कि अगर हम प्योरली ऑन मेरिट के बेसिस के ऊपर होगा और लक ऑन चांस को एलिमिनेट कर दोगे, तो ये तो बिल्कुल कंप्लीटली अपोजिट है टू व्हाट ऑथर इज एडवोकेटिंग. हेंस ए इज डेफिनेटली नॉट द करेक्ट आंसर. बी ऑप्शन, द प्राइमरी गोल ऑफ अ जस्ट सोसाइटी शुड बी टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी, नॉट टू गारंटी इक्वल आउटकम्स. नाउ द पॉइंट इज दिस, अगर कोई ये ऑप्शन यू कैन से टिक कर रहा है ना, सो ही डिडंट अंडरस्टैंड द मीनिंग, और या फिर उसने बहुत हेस्टिली इस ऑप्शन को टिक कर दिया. ऑथर ने पूरे पैराग्राफ के अंदर ये नहीं बोला है कि प्राइमरी गोल क्या होना चाहिए एक जस्ट सोसाइटी का. एक जस्ट सोसाइटी क्या होती है, ये ऑथर का मेन आर्गुमेंट नहीं है. ऑथर बोलता है कि मेरिटोक्रेसी सोसाइटी जो बिलीफ है, जो आप बिलीव करते हो कि मेरिटोक्रेसी सोसाइटी के अंदर लोग मेरिट के बेसिस के ऊपर ऑपरेट करेंगे, दैट इज रॉन्ग. उसके कॉन्सिक्वेंस एक्सप्लेन करें कि पीपल गो मोर सेल्फिश, पीपल एक्चुअली डिस्क्रिमिनेट मोर, तो मेरिटोक्रेसी को इसलिए अबैंडन कर देना चाहिए. ऑथर ने कभी नहीं यही बोला है कि जस्ट सोसाइटी के प्राइमरी गोल क्या होता है. तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. ऑथर इसके लिए एडवोकेट नहीं करेगा. Believing in meritocracy is a logical conclusion drawn from observing the success of diligent and talented people. बिल्कुल फैक्चुअली रॉन्ग है. हम मेरिटोक्रेसी के अंदर ऑथर बिलीव कर ही नहीं रहा है, तो सी इज ऑल्सो वुड नॉट द ऑप्शन जिसमें ऑथर एग्री करेगा. डी ऑप्शन, which is the only correct option, acknowledging the role of luck in one success could lead to greater compassion for those who are less fortunate. Exactly. अगर आप अपनी सक्सेस के अंदर लक का एक बहुत बड़ा फैक्टर अगर आप ये बिलीव करते हो, तो आप ऐसे पर्सन जो कि लेस फॉर्चुनेट थे उनके लिए आप कंपैशन फील कर सकते हो. हेंस दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 5.